नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अष्टांग हृदय सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 8 यानी कि मात्रा शीतीय अध्याय, जिसका नाम ही इटसेल्फ बताता है कि हमें आहार जो है वो कितनी मात्रा में लेना चाहिए और आम दोष कितने होते हैं। दंड अल्सक है, अजीर्ण है, अल्सक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने एमडी की तैयारी करनी है या फिर मैं कहूँगी आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको बेसिक चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें और भी अनुपान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम छोटे से टाइम में बहुत ही ईजीली और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो मात्रा शीतीय अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे कि आहार का सेवन, ठीक है। तो नाम ही इटसेल्फ बताता है कि आहार की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। हर चीज़ की मात्रा होती है। ऐसा नहीं कि हमने दवाई खाई है तो दवाई की ही डोज होगी। हम जो खाते हैं खाना उसकी भी एक प्रॉपर डोज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका एक ब्रीफ इन्होंने एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है कि कितनी मात्रा होनी चाहिए, एक आइडिया दिया हुआ है। जैसे कि गुरु आहार होता है तो वो अर्ध सोहित्य होता है और लघु आहार होता है वो है न अति तृप्तता तक, ठीक है। गुरु आहार जो है अर्ध सोहित्य मतलब आधा जो आमाशय है वो भरना चाहिए गुरु आहार के साथ। और लघु आहार अगर होता है तो ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की चीज़ खानी है तो इतनी खा लेनी है कि पूरी तृप्ति हो जाए या उससे भी ज़्यादा खा लेनी है क्योंकि वो लघु है। ऐसा नहीं होता। अगर लघु आहार है तो वो उतनी ही खानी है जिससे बहुत ज़्यादा तृप्ति ना हो, ठीक है। ना अति तृप्तता तक खानी है। और गुरु आहार के लिए अर्ध सोहित्य है। अति मात्रा आहार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। हीन मात्रा आहार से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यहाँ पर हम अति मात्रा आहार से प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, जैसे कि अल्सक होता है, विलंबिका होती है, विसूचिका होती है। ये तीनों दोषों की जो है उत्पत्ति होती है, अल्सक, विलंबिका, विसूचिका। वैसे अगर देखा जाए तो आम दोष जो है आचार्य चरक ने दो ही बताए हैं, एक अल्सक है और एक विसूचिका। यहाँ पे आचार्य वाग्भट ने विलंबिका जो है वो सुश्रुत जी का लिया है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने अल्सक, विलंबिका और विसूचिका तीन बताए हैं, ठीक है। तो वाग्भट जी ने यहाँ पे सुश्रुत जी को फॉलो किया है, ठीक है। तो अल्सक जो है इसमें क्या होता है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह है ये चरक और सुश्रुत जी के जो भी सुजेशंस हैं, जो भी उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, उन दोनों का मिक्सचर ही अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह है। वाग्भट जी ने दोनों के सुजेशंस को मिक्स करके जो किताब लिखी है वो है अष्टांग हृदय एंड अष्टांग संग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब कहीं पे उन्होंने चरक जी को फॉलो किया है तो कहीं पे उन्होंने सुश्रुत जी को फॉलो किया है। यहाँ पे आम दोष के मामले में उन्होंने सुश्रुत जी को फॉलो किया है, जहाँ पे उन्होंने अल्सक, विलंबिका, विसूचिका तीनों बताए हैं आम दोष, ठीक है। अब अल्सक क्या होता है, नाम बताता है कि भोजन जो है वो आलसी होकर पेट में पड़ा रहता है, ठीक है। ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, पेशेंट को ना वॉमिटिंग आती है ना अतिसार होता है। भोजन का आलसी की तरह आमाशय में पड़े रहना, छर्दी, अतिसार, वर्जिता, ठीक है। विसूचिका में क्या होता है, सूची जैसे कि सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है इसमें, ठीक है। सूची भिरिव गात्राणी विध्यति, ठीक है। सूची के जैसी गात्र में, शरीर में पीड़ा होती है। अब इसमें अगर वात प्रधान होगा तो शूल, भ्रम, अनाह, कंप, स्तंभ ये होंगे, मतलब वात वाले लक्षण होंगे। पित्त प्रधान होगा तो ऑब्वियसली ज्वर होगा। इसमें अतिसार भी होता है, इसमें छर्दी भी होती है। जैसे कि पित्त में आपको अतिसार मिलेगा और कफ में आपको छर्दी मिलेगी। पित्त में अतिसार, ज्वर, अंतर्दाह, तृष्णा, प्रलाप, ये सारे पित्त के बड़े हुए लक्षण होते हैं, ये आप गैस कर सकते हैं इजीली। और कफ में आपको छर्दी मिलती है, गुरुता मिलती है, वाक संग, ठीक है, बोलने में रुकावट और स्टीवन, ठीक है, बार बार थूकना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो कहने का मतलब कि अल्सक में आलसी होता है, आहार पड़ा रहता है, ऐसे ही आमाशय में ना ऊपर की तरफ निकलता है ना नीचे की तरफ, तो इसमें छर्दी, अतिसार वर्जित होते हैं। विसूचिका में वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सारा कुछ होता है। डिपेंड करता है कि पित्त अगर प्रधान होगा तो अतिसार होगा, कफ प्रधान होगा तो छर्दी होगी, अगर वात प्रधान होगा तो शूल, भ्रम, ये सब लक्षण आएंगे। दंड अल्सक, ठीक है, अगर इस स्टेज को हमने ना पहचाना, ना डायग्नोस किया और ट्रीटमेंट भी ना किया, या फिर पेशेंट ने डॉक्टर के पास आके ट्रीटमेंट ना करवाया, तो क्या होगा, दंड अल्सक में वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, दंड अल्सक।
अल्सक जो है दंड अल्सक में हो जाएगा, मतलब पूरा शरीर डंडे के समान हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है, और वो जो कंडीशन होती है वो अचिकित्सीय हो जाती है। ठीक है, तो आम विष जो है, नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके क्या रीज़न होते हैं। आम विष के 3 रीजंस होते हैं। एक तो है विरुद्ध आसन, ठीक है, विरुद्ध आहार का प्रयोग करना। फिर अध्यासन, अध्यासन मतलब कि अभी पहला खाया हुआ भोजन पचा भी नहीं है और हम ऊपर से दूसरा भोजन भी ले लें और भोजन ले लें, और अजीर्ण की अवस्था में आम विष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आम विष जो है विरुद्धासन, अध्यशन और अजीर्ण की अवस्था में उत्पन्न होता है। और इसकी चिकित्सा कैसे होती है? अब विष है तो इसको शरीर से बाहर तो निकालना है, हमने पेशेंट का वमन करवाना है, फिर उसका स्वेदन कराना है। ये सीक्वेंस एज इट इज़ ही याद रखनी है, वमन फिर स्वेदन फिर वर्ती। ठीक है, और फिर जो अति वृद्ध विसूचिका है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अति वृद्ध विसूचिका में हमने क्या ट्रीटमेंट करना है, उसकी चिकित्सा में हमने पार्षणी दाह करना चाहिए। ठीक है, पार्षणी दाह करना चाहिए। तो अति वृद्ध विसूचिका की चिकित्सा में पार्षणी दाह, ये शब्द आप याद रखिएगा। ठीक है, दाह कर्म करना चाहिए पार्श्व में, जो हमारे फ्लैंक्स की साइड होती है, दोनों साइड्स होती हैं। ठीक है, बायलेटरल साइड में पार्षणी दाह करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि वमन है, फिर स्वेदन है, फिर वर्ती से अतिसार हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, स्टूल पास हो जाता है। ये जो चिकित्सा होती है ये बेसिकली अल्सक में की जाती है। ठीक है, क्योंकि विसूचिका में पहले से ही उसको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, पहले से ही उसको डायरिया हो रहा है, तो और डायरिया करवा के तो हम उसको डिहाइड्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो विसूचिका में अति वृद्ध विसूचिका में पार्षणी दाह करना चाहिए, ये आचार्य ने बोला है। अदरवाइज जो आमदोष की चिकित्सा है, अल्सर की चिकित्सा है, उसमें वमन स्वेदन वर्ती आचार्य वाग्भट ने बोला है। लेकिन आचार्य चरक ने साफ साफ कह दिया है कि जो अल्सक होता है उसमें वमन स्वेदन वर्ती, मतलब उस आहार को, आम दोष को बाहर निकालना है हमने, जो कि आलसी होकर अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन विसूचिका में ऑलरेडी बाहर निकल ही रहा है, तो हमने उस पेशेंट की विरेकवत चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, उसको ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहिए जैसे विरेचन के बाद, जैसे हम संसर्जन कर्म फॉलो करते हैं, विरेचन के बाद पेशेंट की सेवा करते हैं, वैसा ही हमने विसूचिका में करना है। ठीक है, विरेकवत चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब हमने विरेचन नहीं करना, लेकिन विरेचन के बाद का जो संसर्जन कर्म है वो सब फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आम दोष की चिकित्सा। आम दोष में अगर अल्प आम दोष है तो लंघन, मध्यम है तो लंघन पाचन, और अधिक आम दोष है तो वमन और विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, अल्प है तो लंघन, मध्यम आम दोष है तो लंघन पाचन, और अधिक है तो वमन और विरेचन करवाना चाहिए। ठीक है, अजीर्ण की जो चिकित्सा होती है, आम अजीर्ण में, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, स्पेशली विदग्ध अजीर्ण और रस शेष अजीर्ण को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान से सुनिए, जो अजीर्ण की चिकित्सा होती है उसमें अजीर्ण कई प्रकार का होता है। आम अजीर्ण है तो लंघन कराना चाहिए, विष्टब्ध अजीर्ण है तो स्वेदन कराना चाहिए, विदग्ध अजीर्ण है तो वमन कराना चाहिए, रस शेष अजीर्ण है तो शयन कराना चाहिए। ठीक है, आम अजीर्ण में आम है तो लंघन करवाइए, पेशेंट कुछ नहीं खाएगा। ठीक है, विष्टब्ध है तो स्वेदन कराना चाहिए। विष्टब्ध मतलब कि बहुत ज़्यादा अंदर दोष जम चुके हैं, आम दोष स्टिफ हो चुका है, तो स्वेदन कराना चाहिए, स्वेदन से उसको पिघलाना चाहिए। विदग्ध अजीर्ण है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी, विदग्धता हो रही है, दाह हो रही है, तो वमन करवा दें। रस शेष अजीर्ण है तो शयन करवा दें। विलंबिका में कफ वात युक्त ये होती है विलंबिका। ठीक है, और आम अजीर्ण के समान ही इसके लक्षण होते हैं। तो दोष विलंबिका में मेनली आपने याद रखने हैं कफ वात युक्त। अजीर्ण के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? देखिए, इसमें विबंध होता है, या तो कॉन्स्टिपेशन हो गई या फिर मल की अति प्रवृत्ति होती है। विष्टम्भ, गौरव, भ्रम, ये सारे लक्षण होते हैं। समशन क्या होता है? कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूर पता होनी चाहिए अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो। समशन होता है जब पथ्य अपथ्य दोनों को मिक्स करके खाएं, एक साथ दोनों का सेवन करें। अध्यशन क्या होता है? भुक्त से ऊपरी भोजनम, मतलब कि भुक्तस्य से ऊपरी भोजनम, पहले भोजन किया हुआ है और ऊपर से दूसरा भोजन फिर से कर लेना, अभी पहले वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ है, दोबारा से भोजन कर लेना। विषम आसन मतलब कि अकाले बहुच अल्पम व भुक्तम। ठीक है, अकाल में भोजन करना मतलब लंच 2 बजे करना है बट आप 5 बजे कर रहे हैं। ठीक है,
कई बार तो बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, कई बार बिल्कुल ही नहीं खाया, दैट इज़ विषमाशम। ठीक है, अकाले बहुच अल्पम व भुक्तम, इट इज़ फॉर विषमाशम। ऐसे ही श्लोक रख करके आ जाता है कि अकाले बहुच अल्पम व भुक्तम किसके लिए कहा गया है, तो ये विषमाशन के लिए कहा गया है। रात्रि में मधु और घृत के साथ, ये अलग से पॉइंट है बता रही हूँ, रात्रि में मधु और घृत के साथ अगर त्रिफला का सेवन करते हैं तो वो दृष्टि की शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है कि कुक्षी जो है, ठीक है, इसके 2 भाग अन्न से भरे होने चाहिए, 1 भाग जल से और 1 भाग खाली होना चाहिए। हमारी स्टमक का 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, 2 भाग जो हैं, 2 पार्ट्स जो हैं अन्न से, सॉलिड जो फूड आइटम है, 1 भाग लिक्विड से और 1 भाग खाली होना चाहिए। अनुपान, अनुपान में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अनुपान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सा अनुपान किस में लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गोधूम है, यव है, दही है, मद है, विष है, औषध है, मधु है, इसमें सिंपल जल का अनुपान करना चाहिए। पिष्ट अन्न में, जो पिष्ट अन्न होता है जो चिपक जाता है अंदर जाके, उसमें उष्ण जल का अनुपान करना चाहिए। शाक है, मुद्ग है, इसमें मस्तू, तक्र, अम्लकांजी, खट्टी चीज़ें जो होती हैं उसका अनुपान करना चाहिए शाक और मूंग के साथ। कृष के लिए सुरा और स्थूल, ठीक है, कृष के लिए सुरा और स्थूल के लिए मधुदक प्रयोग करना चाहिए। ये 2 प्रकार के अन्नपान बताए हुए हैं। जो कृष व्यक्ति होता है, पतला दुबला होता है, उसके लिए सुरा, और जो ओबीज होता है उसके लिए मधु उदक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जो कि उसके मोटापे को जो है कम करता है, क्योंकि मधु हमने वैसे भी पढ़ा है कि उसमें छेदनीय गुण होता है। ठीक है, कफ को वो छेदन करता है और कम करता है। तो कृष के लिए सुरा और स्थूल के लिए मधुदक। एंड शोष जो है, जो बहुत ज़्यादा लीन एंड थिन है, उसके लिए मांसरस, और अग्निमंद है जिसकी, मांस के सेवन के पश्चात मद का प्रयोग करना चाहिए। श्रम जिसने किया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, फिजिकल हार्डवर्क, तो उसको दूध का प्रयोग करना चाहिए। उत्तम अनुपान, अब अनुपान होता क्या है, वैसे तो हम कह देते हैं कि दवाई जो है, ये वाली दवाई के साथ ये वाला अनुपान लेना चाहिए, ये वाली दवाई के साथ ये वाला अनुपान लेना चाहिए। ये होता क्या है, ये होता है कि जो आहार के गुणों से ऑपोजिट हो पर विरुद्ध ना हो। ठीक है, हमारी बॉडी में जाकर आहार के गुणों के ऑपोजिट गुण वाला होता है, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाता, नुकसान की जगह फ़ायदा पहुंचाता है। ऑपोजिट गुण होते हुए भी ये विरुद्ध नहीं होता, बेनिफिशियल होता है, दैट इज़ कॉल्ड अनुपान। अनुपान का निषेध, कौन सी प्रॉब्लम्स में अनुपान नहीं करना चाहिए, तो इसमें मेनली रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बताई हुई हैं। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम्स, जैसे कि ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, श्वास कास, ठीक है, उरेशत और पीनस, इसमें अनुपान निषेध है। ठीक है, तो हमने गोधूम, यव, दधी, मद, विष, औषध, मधु, इनके साथ जल का अनुपान बताया। पिष्ट अन्न में उष्ण जल का, शाक और मुद्ग में खट्टी चीज़ें, मस्तू, तक्र और अम्लकांजी, कृष में सुरा, स्थूल में मधुदक, शोष में मांसरस, अग्निमंद या मांस के सेवन के पश्चात मद, श्रम के बाद दुग्ध, और आहार के गुणों के विपरीत हो पर विरुद्ध ना हो, दैट इज उत्तम अनुपान। ऊर्ध्व जत्रुगत रोग, श्वास कास, उरेशत और पीनस में अनुपान का निषेध बताया गया है।